My name is Himanshu Chitranshi and welcome to Himanshu Chitranshi YouTube medium of knowledge and education. नमस्ते। आज का हमारा प्रोग्राम बहुत स्पेशल होने वाला है, इस ध्यान से बने रहिए। अगर आपको चैनल पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, जिससे कि हम आपके सुझाव पर अमल कर सकें और आने वाले टाइम पर और अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आए। सो स्टे ट्यून्ड, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ मी हिमांशु, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर, एंड यू आर वाचिंग हिमांशु चित्रांशी यूट्यूब मीडियम ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन, योर ओन चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना के बारे में। वाकई में आज का सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है। वैसे तो हम सब काफ़ी कुछ जानते हैं, पर इस वीडियो में हम वो जानकारियाँ जानेंगे जिन्हें शायद अब तक हम नहीं जानते हैं। कोविड-19 के बारे में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कोविड-19 से कौन सी चीज़ें हम नहीं जानते हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हमें क्या क्या जानना है। आज हम जानेंगे कि भारत में कोविड परीक्षण का स्तर क्या है, मतलब भारत में कोविड-19 की टेस्टिंग के मामले में क्या चल रहा है। जो दूसरी बात हम जानेंगे कि कोरोना पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग असर किस तरह से दिखा रहा है। तीसरी बात जो हम जानेंगे, कोरोना के प्रसार के बारे में जानेंगे कि कौन कोरोना को फैलाने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभा रहा है। चौथी बात जो हम जानेंगे वो ये है, कोरोना संक्रमण फिर से दोबारा हो सकता है क्या? क्या कोरोना जिसको एक बार हो चुका है उसको दोबारा हो सकता है? और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? तो आइए जानते हैं पहली बात, खबर या पहली जानकारी कि भारत में कोविड-19 या कोरोना वायरस के परीक्षण या टेस्टिंग का स्तर क्या है। सबसे पहले कोरोना वायरस की एक संरचना के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस का नाम कोरोना सिर्फ इसलिए है क्योंकि क्राउन जो है उसके नाम पे इसका नाम कोरोना रखा गया। इसकी जो सतह होती है उस पे नुकीली रचनाएं होती हैं और उन नुकीली रचनाओं की वजह से इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया। जब वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया तो देखा कि इस वायरस के चारों तरफ गोल संरचना के ऊपर कुछ नुकीली सतह है, जिसकी वजह से इसका नाम क्राउन के नाम पे कोरोना रखा गया। और कोरोना इज़ अ लैटिन वर्ड। इसके दो मानव जनित फॉर्म है। जो मानव वायरस है, जो ह्यूमन कोरोना वायरस है, वो अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में ही मिलता है। ह्यूमन कोरोना वायरस की पहचान सबसे पहले 1960s के दशक में की गई और तभी से ये माना गया कि कोरोना वायरस किसी भी इंसान को इफ़ेक्ट कर सकता है। मुख्य रूप से कॉमन ह्यूमन कोरोना वायरस जो हैं वो 4 हैं, जिनमें अल्फ़ा कोरोना वायरस 229E, अल्फ़ा कोरोना वायरस NL63, बीटा कोरोना वायरस OC43 और बीटा कोरोना वायरस HKU1 है। और कोरोना वायरस जो 3 हैं जो बेसिकली ह्यूमन को असर देते हैं, उनमें जो मर्स CoV यानी कि द बीटा कोरोना वायरस दैट कॉज मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को मर्स बोला गया। दूसरा सर्स CoV, the beta coronavirus that causes severe acute respiratory syndrome, इसको SARS बोला गया। तीसरा SARS CoV-2 जो नोवल कोरोना वायरस है, that cause कोरोना वायरस डिजीज 2019। जो अभी हम कोरोना वायरस देख रहे हैं वो यही SARS CoV-2 है, जिसकी पहचान हुई है और इसको कोविड-19 बोला गया है। जो सारे कोरोना वायरस होते हैं उनके सिम्टम्स लगभग सेम होते हैं और सिम्टम्स के मामले में कोरोना वायरस में कोई भेद नहीं किया जा सकता। इसलिए जब टेस्टिंग होती है उस समय सबसे पहले मुख्य रूप से जो आपकी मेन जांच होती है वो की जाती है। उसके बाद ये जाना जाता है कि ये किस टाइप का कोरोना वायरस है। कहीं वो कोरोना वायरस तो नहीं जो पिछले टाइम में आया था, या ये कोविड-19 है। इसकी टेस्टिंग की जाती है, इसीलिए इसके कई सैंपल्स लिए जाते हैं और कई बार टेस्टिंग की जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में जो कोरोना वायरस के टोटल केसेस हैं वो 165 हैं। जो पिछले 24 घंटे में डेथ हुई है वो 6 है। लास्ट
जो टोटल केस आया था पिछले जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ तब से जो टोटल केसेस आए हैं वो 56,516 हैं और टोटल डेथ जो है वो 1,895 हो चुकी है, जिनमें से 16,867 लोग वो रिकवर होके अपने घर जा चुके हैं। कोरोना वायरस का फर्स्ट केस इंडिया में 30 जनवरी 2020 को केरला में आया था, लेकिन ये आंकड़ा क्या सही है? क्या इस आंकड़े पे भरोसा किया जा सकता है? भारत में अब तक कुल 10 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं, जो बाकी देशों की तुलना में कम भी है। और हो क्यों ना, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है। उस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय जो आंकड़े दे रहा है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। नीति आयोग के सदस्य और भारत में कोरोना फाइटर टास्क फोर्स के लीडर डॉक्टर VK पॉल बताते हैं कि आने वाले 2 से ढाई महीने में हम टेस्टिंग की जो रफ्तार है, यानी पर डे का जो टेस्टिंग है वो 5 लाख के करीब कर लेंगे, यानी कि 500,000। पर जो अभी कंडीशन है उस कंडीशन में सिर्फ 1 लाख टेस्ट ही किए जा चुके हैं। और WHO के साथ साथ सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि टेस्टिंग ही कोरोना वायरस से बचाव का एकमात्र। बढ़ते हैं अपनी दूसरी जानकारी की ओर कि कैसे कोरोना वायरस पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग असर दिखा रहा है। इसके लिए मेरे पास एक वीडियो है जो मैंने BBC से लिया है और BBC का ये वीडियो आप ज़रूर सुने और देखें कि किस तरह से कोरोना वायरस पुरुषों और महिलाओं पर अलग अलग असर डाल रहा है। कोरोना वायरस बिना किसी भेदभाव के लोगों को अपना शिकार बना रहा है, लेकिन कोविड-19 का असर पुरुष और महिला पर अलग है और सिर्फ स्वास्थ्य के मामले में नहीं। सुनिए दिलचस्प और जरूरी विश्लेषण नवीन नेगी से। कोरोना वायरस बिना किसी भेदभाव के लोगों को अपना शिकार बना रहा है, क्या अमीर और क्या गरीब। लेकिन कोविड-19 का असर पुरुष और महिलाओं पर अलग अलग देखने को मिल रहा है। आखिर कैसे, ये जानना बेहद दिलचस्प है और जरूरी भी। क्या कोरोना से पुरुषों की मौत ज्यादा हो रही है? जी हाँ, सबसे बड़ा अंतर सामने आया है इस वायरस से महिलाओं और पुरुषों की मृत्यु दर में। अमेरिका में महिलाओं की तुलना में 2 गुने पुरुषों की मौत हुई है। पश्चिमी यूरोप में 69% पुरुषों की मृत्यु हुई। चीन में और बाकी जगहों पर भी ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला। आखिर ये अंतर है क्यों? इस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी वजह साफ नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के इम्यूनोलॉजी के प्रोफेसर फिलिप गुल्डर कहते हैं कि एक थ्योरी ये है कि इस वायरस पर महिलाओं का इम्यून रिस्पांस पुरुषों के मुकाबले बेहतर है। अक्सर वैक्सीन और इन्फेक्शन को लेकर महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा प्रभाव देखा गया है। इसकी एक वजह यह है कि महिलाओं में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं और पुरुषों में 1। प्रोफेसर फिलिप गुल्डर कहते हैं कि जिस प्रोटीन से कोरोना वायरस सेंस किया जाता है वो X क्रोमोसोम पर होता है, तो जाहिर है कि महिलाओं के इम्यून सेल्स में ये प्रोटीन पुरुषों के मुकाबले डबल है। तो प्रोफेसर फिलिप गुल्डर का मानना है कि इसीलिए कोरोना पर महिलाओं का इम्यून रिस्पांस ज्यादा बेहतर है। एक और वजह उन्होंने बताई है कि महिलाओं और पुरुषों के लाइफ स्टाइल में अंतर है। स्मोकिंग को ही ले लीजिए, पुरुष महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा स्मोकर होते हैं। चीन में तो ये अंतर इतना ज्यादा है कि 50% पुरुष स्मोक करते हैं, जबकि महज 5% महिलाएं। और इसीलिए दिल की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी और इससे जुड़े कैंसर का लेवल भी पुरुषों में बेहद ज्यादा है। एक सवाल और है कि क्या आर्थिक प्रभाव महिलाओं पर ज्यादा पड़ेगा? जी हाँ, इकोनॉमिकली भी महिलाओं पर पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा असर हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से कई लोगों की नौकरियां गई हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्था में मंदी देखने को मिल रही है। यूं तो किसी मंदी की स्थिति में पुरुषों पर ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि पुरुष ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जो इकोनॉमिक साइकिल के ज्यादा करीब होती हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। महिलाएं ऐसी इंडस्ट्री में काम करती हैं जो इकोनॉमिक साइकिल के करीब नहीं होती, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा। लेकिन फिलहाल दूसरे फैक्टर्स लोगों की नौकरियों पर ज्यादा असर डाल रहे हैं। जर्मनी में मैनहाइम यूनिवर्सिटी की अर्थशास्त्री मिशेल टर्टल ने अमेरिका पर इसका असर देखा। अमेरिका में मार्च महीने में 14 लाख लोग बेरोजगार हो गए। 1975 के बाद ये सबसे ज्यादा है। महिलाओं में बेरोजगारी दर 0.9% बढ़ी और पुरुषों में 0.7%। उनकी टीम ने पाया कि पुरुषों के पास ज्यादा टेलीकम्यूटेबल नौकरियां हैं, यानी ऐसी नौकरियां जहां वर्क फ्रॉम होम हो सकता है या फोन से काम हो सकता है।
28% पुरुष ऐसी नौकरियां कर रहे हैं, जबकि महज 22% महिलाओं के पास इस तरह की नौकरियां हैं। यूके के इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल स्टडीज की रिसर्च भी यही कहती है। यहाँ की महिलाएं भी पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा ऐसे सेक्टर्स में काम करती हैं जो महामारी की वजह से बंद हैं या बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हर महामारी का असर जेंडर बेस्ड होता है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी की प्रोफेसर क्लेयर वेनम इस बात को मानती हैं। उनकी टीम ने अपने रिसर्च में पाया कि जीका और इबोला का असर पुरुष और महिलाओं पर अलग अलग रहा। जैसे अफ्रीका में एक देश सिएरा लियोन में इबोला की वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी यानी जच्चा मृत्यु दर बढ़ गई। घरेलू हिंसा की रिपोर्ट्स भी इस महामारी की वजह से बढ़ी हैं। फ्रांस में लॉकडाउन के पहले हफ्ते में ही 1/3 केस बढ़ गए। ऑस्ट्रेलिया में 75% मामले बढ़े। लेबनान में केस डबल हो गए। भारत में भी ऐसी ही खबरें आई हैं। तो कम से कम इस पैमाने पर यह साफ है कि कोरोना महिलाओं और पुरुषों पर अलग अलग असर डाल रहा है। तो देखा आपने कि महिलाओं और पुरुषों पर कोरोना वायरस का असर कैसा है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कोरोना को फैलाने में सबसे ज़्यादा योगदान कौन कर रहा है। आखिर कौन है जो कोरोना के प्रसार में, कोरोना के विस्तार में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभा रहा है। ये भी रिपोर्ट मेरी BBC से ली हुई है। इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से सुने। सोचिए, जिन्हें न खांसी आ रही हो, न बुखार हो, न सांस लेने में तकलीफ हो, फिर भी उनके शरीर में कोरोना वायरस हो और वो जाने अनजाने बाकी लोगों को संक्रमित भी कर रहे हों। ये स्थिति कितनी डरावनी हो सकती है और इससे खतरा कितना बढ़ सकता है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़ी एक नई चुनौती सामने आ रही है, यानी ऐसे संक्रमित जिनमें लक्षण नहीं दिखते। दुनिया भर में भी ऐसे कई मरीज सामने आ रहे हैं और भारत में इसे लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले ही इस बात को लेकर फिक्र जता चुके हैं। किस तरह के मरीज आखिरकार एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, क्यों ये ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, सुनिए सरोप्रिया सांगवान से। दिल्ली में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में मिलने वाली छूट फिलहाल नहीं मिल रही है। इसके पीछे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई कारण गिनाए हैं। उनमें से एक है दिल्ली में बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों का मिलना। जी हाँ, बिना लक्षण वाले कोरोना मरीज, ये वो मरीज हैं जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं होता, फिर भी ये कोरोना पॉजिटिव होते हैं। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऐसे मरीजों ने उनकी चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। एक दिन में हुए 736 टेस्ट रिपोर्ट में से 186 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले और ये सभी एसिम्प्टोमेटिक मामले हैं, यानी इनमें कोरोना का कोई लक्षण मौजूद नहीं था। किसी को बुखार, खांसी, सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेकर घूम रहे हैं। ये और भी खतरनाक है। ऐसे मामले केवल दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों से भी सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम, राजस्थान जैसे दूसरे राज्यों में भी इस तरह के मामले सामने आने की बात स्वीकार की है। दुनिया के बाकी देशों में भी एसिम्प्टोमेटिक मामले देखने को मिले हैं, लेकिन भारत में इनकी संख्या थोड़ी ज्यादा है। ऐसे मरीज चुनौती क्यों है? बेंगलुरु के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान के डॉक्टर सी नागराज का दावा है कि दुनिया भर में इस तरह के एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव मामले तकरीबन 50% के आसपास हैं। अपने संस्थान के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके यहाँ 12 मरीजों में से 5 एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं, यानी लगभग 40%। डॉक्टर नागराज के मुताबिक इनमें से सबसे अहम बात जो गौर करने वाली है वो ये कि इन मरीजों की उम्र, उनके 5 में से 3 मरीज 30-40 साल की उम्र के हैं, चौथा मरीज 13 साल का है और 5वें मरीज की उम्र 50 से ऊपर की है। डॉक्टर नागराज के मुताबिक भारत में युवा लोगों की जनसंख्या बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा है और उन्हीं को कोरोना संक्रमण ज्यादा हो रहा है। यही वजह है कि भारत को इस नए ट्रेंड से चिंतित होने की जरूरत है। 4 अप्रैल को केंद्र सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 20 से 49 की उम्र के बीच के तकरीबन 42% लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। 41 से 60 साल की उम्र वाले तकरीबन 32.8% लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि देश में युवा ही कोरोना के संक्रमण की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर MS मीणा बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को 2 मुखी तलवार कहते हैं। उनके मुताबिक जब किसी मरीज में कोई लक्षण नहीं होगा तो अपना टेस्ट भी नहीं कराएगा तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा और ये कोरोना फैलाते चले जाएंगे। डॉक्टर मीणा का कहना है कि जो भी आदमी बाहर जाता है उसे टेस्ट कराना चाहिए। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि वे जिनके संपर्क में आए हैं वो कोरोना पॉजिटिव है तो उनको खुद ही आगे आकर टेस्ट कराना चाहिए। डॉक्टर नागराज और डॉक्टर मीणा दोनों का कहना है कि रैपिड टेस्टिंग और पूल टेस्टिंग से ऐसे मामलों को पकड़ने में थोड़ी मदद जरूर मिलेगी, लेकिन युवा लोगों को भी खुद का ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। मेडिकल जर्नल नेचर मेडिसिन में 15 अप्रैल को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है
कि कोविड-19 का मरीज लक्षण दिखने के 2-3 दिन पहले ही लोगों को संक्रमित करना शुरू कर सकता है। उन्होंने 44% मामलों में ऐसा पाया है। पहला लक्षण दिखने के बाद दूसरों को संक्रमित करने की क्षमता भी पहले के मुकाबले कम होती है। नेचर मेडिसिन में प्रकाशित इस रिपोर्ट में 94 मरीजों के टेस्ट सैंपल लिए गए थे। उन पर किए गए शोध से ही उन्हें इस बात का पता चला। और जैसे जैसे दुनिया में एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले मरीज बढ़ रहे हैं या एसिम्प्टोमेटिक मरीज सामने आ रहे हैं, वैसे अब ये सवाल उठते जा रहे हैं कि फिर ऐसे में कैसे बचाव किया जाए। बाहर निकलें और अगर आपको नहीं पता है कि मेरे साथ वाला जो व्यक्ति खड़ा है वो क्या एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, तो फिर आप कैसे बचें। ऐसे में अब दुनिया में ये भी बहस तेज हो रही है कि सार्वजनिक जगहों पर क्या मास्क पहनकर जाना चाहिए जिससे कि बचाव हो सके। बीबीसी साइंस संपादक डेविड शुकमैन ने इस बारे में जानकारी दी है। ज्यादा से ज्यादा देश अब इस बात को लेकर एकमत हो रहे हैं कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक जगहों पर मुंह ढककर रहना ऐसे वक्त में सबसे बेहतर उपाय हो सकता है। उनके मुताबिक मुंह ढकने का आपकी सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा से भी ताल्लुक हो सकता है, यानी आप भी बच सकते हैं, साथ ही साथ आप दूसरों को भी बचा सकते हैं। क्योंकि तो देखा आपने इस रिपोर्ट में क्या बताया गया। मेनली इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में और पूरे विश्व में कोरोना के 2 तरह के पेशेंट हैं। एक हैं सिम्टोमेटिक और एक हैं एसिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक का मतलब वो पेशेंट जिनमें कोरोना के लक्षण दिखते हैं, और एसिम्टोमेटिक वो पेशेंट हैं जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखते। मुख्य रूप से युवा वर्ग के जो लोग हैं उनमें एसिम्टोमेटिक कोरोना वायरस होता है, जो देखने में तो बीमार नहीं लगते लेकिन वाकई में कोरोना फैलाते हैं। तो मेरी युवाओं से, खास करके युवाओं से ये विनती है कि वो इस बात पे गौर करें और आने समय में जब भी वो घर से निकलें तो अपना मुंह पूरी तरह से मास्क से कवर करके निकलें। जब भी घर लौटें तो ज़रूरी एहतियात बरतें, हाथों को साबुन से या सैनिटाइज़र से साफ़ करें, उसके बाद ही घर के किसी सदस्य के साथ बातचीत करें। आगे देखते हैं कि हमारी आगे की खबर क्या है। आगे की जो हमारी जानकारी है वो कहते हैं कि कोरोना संक्रमण फिर से दोबारा हो सकता है क्या कोरोना किसी व्यक्ति को अगर पहले हो गया तो फिर दोबारा हो सकता है या नहीं हो सकता। उसकी बॉडी खुद ही एंटीबॉडी जनरेट कर लेती है और दोबारा कोरोना के लक्षण उसके अंदर आ ही नहीं पाते। आइए देखते हैं कि बीबीसी की ये रिपोर्ट इस पर क्या कहती है। प्रतिरोधक क्षमता काम कैसे करती है। कोरोना वायरस की सतह पर नुकीली संरचनाएं होती हैं जिनकी मदद से ये हमारी कोशिकाओं से चिपकता है। चिपकने के बाद इसे कोशिकाओं के अंदर जाकर उसे संक्रमित करने में सफलता मिल जाती है। फिर इस वायरस से लड़ने के लिए शरीर एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी बनाता है। ये एंटीबॉडीज वायरस की सतह की नुकीली संरचनाओं को ढक देती है। इससे वायरस अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाता और नष्ट हो जाता है। मगर ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर में हमेशा के लिए बनी रहती हैं ताकि आगे फिर कभी ये वायरस आए तो तुरंत उसे बेअसर किया जा सके। एक शोध में पता चला है कि जो बंदर एक बार वायरस से संक्रमित हो गए दोबारा उन्हें कुछ नहीं हुआ। इंसानों में ये होगा या नहीं इसके लिए इंतजार करना होगा। शुरुआती आंकड़े दिखाते हैं कि एंटीबॉडीज तो बनती हैं, मगर ये कारगर हैं या नहीं इसके लिए गहरा अध्ययन करना होगा, क्योंकि ये असरदार तभी होंगी जब इनकी संख्या ज्यादा होगी और लंबे समय तक टिकी रहेंगी। एंटीबॉडीज बनाना पहला कदम है, मगर वैज्ञानिक यह देखना चाहते हैं कि इम्यूनिटी कब तक बनी रहती है। क्योंकि कोरोना वायरस नया है इसलिए वैज्ञानिक इससे मिलते जुलते वायरसों का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर मैं आपको पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। वायरस से संक्रमित होने पर 2, 3 या 4 साल में एंटीबॉडीज तो बनेंगी, इसलिए ये पता नहीं लगाया जा सकता कि वायरस की दूसरी वेव आने तक इनसे सुरक्षा मिलती रहेगी या नहीं। कोरोना वायरस लोगों को कई तरह से प्रभावित कर रहा है, मगर क्या संक्रमण की गंभीरता इम्यूनिटी पर भी असर डालती है? कुछ कोरोना संक्रमित लोग इतने बीमार हो जाते हैं कि उन्हें आईसीयू में रखना पड़ता है, जबकि बाकियों में बहुत हल्के या फिर कोई लक्षण नहीं होते। वैज्ञानिक पता लगाने में जुटे हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। जो लोग गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं वो आमतौर पर बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाते हैं।
जो लोग कम बीमार होते हैं वे बहुत कम। इसका मतलब है कि जिन लोगों को हल्का संक्रमण होता है उनकी इम्यूनिटी भी जल्दी चली जाती है। हो सकता है कि दोबारा वायरस लौटने पे वे सुरक्षित ना हो। वैज्ञानिकों का कहना है कि इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता को लेकर उन्हें जल्द जवाब तलाशने होंगे। इससे कोरोना वायरस के खिलाफ आगे की रणनीति तय करने में मदद मिलेगी। तो इस बात का अभी तक कोई जवाब नहीं है कि एंटीबॉडीज़ जनरेट करेगा या नहीं करेगा, और एक बार किसको कोरोना हो गया तो वो दोबारा होगा या नहीं होगा, इस बारे में अभी कोई शोध नहीं किया गया है फ़िलहाल। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट कोरोना, और ये सोचिए कि कैसे हमें कोरोना से सेफ़ रखना है अपने आप को, अपने सोसाइटी को, अपनी फैमिली को, अपने देश को। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए घर से कम निकलें, और जितना हो सके अपने आप को कोरोना से बचाएं और दूसरों को भी संक्रमण से बचने में मदद करें। अवॉइड अननेसेसरी आउटसाइड। डेफिनेटली यू नीड टू अवॉइड अननेसेसरी आउटसाइड। आपको घर से बाहर तभी जाना है जब बहुत ज़रूरत हो, अदरवाइज़ कुछ कहा नहीं जा सकता। स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। जितना जल्दी हमें इस चीज़ से निजात मिलेगी उतनी ही जल्दी हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर पाएंगे और इकोनॉमी को दोबारा से खड़ा कर पाएंगे। हम उतनी ही जल्दी अपने काम पर लौट पाएंगे, और जितनी भी जॉब्स जा चुकी हैं, लगभग 12 करोड़ के आसपास जॉब जा चुकी हैं, उन जॉब्स को हम सेव कर पाएंगे। तो रिक्वेस्ट यही है वीडियो के अंत में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को, अपने परिवार को और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने काम को करें। वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर इट, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब योर ओन चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। हाँ, अगर आप BBC देखना चाहते हैं तो BBC देखने के लिए आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर BBC हिंदी टाइप करें, वहाँ पे आपको BBC से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। BBC मेरे द्वारा ट्रस्टेड, एक टेस्टेड और ट्रस्टेड न्यूज़ अपडेट देता है, तो BBC पे भरोसा करें क्योंकि BBC बहुत अच्छा चैनल है। मेरा वीडियो पूरा देखें और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।